Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel and I am Bon Patidar and I welcome you to my YouTube channel। सबसे पहली न्यूज़ पर आते हैं। जियो ने इंडस्ट्री में फिर से धमाल मचा दिया है। उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है, साउंड पे फीचर, और इस एक फीचर की वजह से 5 करोड़ लोग अफेक्ट होंगे। और ये 5 करोड़ लोग वो लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं, जो पेटीएम का साउंड बॉक्स यूज़ करते हैं। अभी तक होता क्या आया है, जो भी नॉर्मल व्यापारी रहते हैं वो साउंड बॉक्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग पेटीएम का यूज़ करते हैं, कुछ लोग फ़ोनपे का यूज़ करते हैं और कुछ अदर ब्रांड्स भी मार्केट में हैं। तो जब भी यूपीआई के थ्रू कुछ पेमेंट होता है तो साउंड बॉक्स बताता है कि पेमेंट रिसीव हो चुका है। और अभी तक ये जो फीचर यूज़ कर रहे थे पेटीएम या फ़ोनपे इसके लिए मंथली 125 रुपये का चार्ज करता था। बट जैसे ही जियो ने साउंड पे फीचर निकाला है, इसकी छुट्टी होने वाली है। ये फीचर भारत फ़ोन में आएगा, मतलब उसमें एक फीचर आ जाएगा तो जो भी पेमेंट रिसीव होता है उसका मैसेज आता है, वो उनको नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहने वाला है। तो जो पहले लोग 1500 रुपये साल का पे करते थे उनको ये पे नहीं करना होगा। बट ये फीचर यूज़ करने के लिए उनको भारत फ़ोन्स तो खरीदने होंगे ना। हाँ, बट उसकी कॉस्ट भी मिनिमल है। उसकी कॉस्ट है 699 रुपीज़, मतलब 700 रुपीज़ में वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और इसका पैसा भी तो वसूल हो जाएगा खाली 6 महीने यूज़ करके, क्योंकि 125 रुपये तो ऑलरेडी पेटीएम या फ़ोनपे को दे ही रहे थे। पर इसमें सोचने वाली बात क्या है पता है, पहले डिमोनेटाइजेशन आता है, फिर पेटीएम और फ़ोनपे अपना मार्केट बनाते हैं और क्यूआर कोड से फिर वो साउंड बॉक्स पर शिफ्ट होते हैं और फिर साउंड बॉक्स में अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं। और फिर एक फीचर लेके आता है जियो जो उस पूरे मार्केट में डिस्रप्शन ला सकता है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये फीचर उतना ज़्यादा यूजफुल होगा? क्या लोग पेटीएम से जियो फ़ोन पर स्विच करेंगे? अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। मोबीक्विक को एक और झटका लगा है। उनके जो को फाउंडर थे और पेमेंट डिवीजन के सीईओ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जब भी सीईओ लेवल का आदमी रिजाइन करता है तो बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। और इसके पीछे रीज़न ये सामने आया है कि उनके कुछ फैमिली कमिटमेंट थे, जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मोबीक्विक के पेमेंट डिवीजन के सीईओ चंदन जोशी जी ने 2015 में मोबीक्विक को ज्वाइन किया था। उससे पहले वो क्रेडिट सूस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, उसमें काम किया करते थे। और उसी दौरान इन्होंने 2015 में एक पैकेट्स करके लॉजिस्टिक कंपनी थी, उसमें भी इन्वेस्ट किया था। मतलब शुरू से ही इनका माइंड एंटरप्रेन्योर टाइप रहा है। पर जैसे जैसे मैं न्यूज़ कवर करता जा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो गए उनके सीईओ सब रिजाइन करके जा रहे हैं एंड दे वांटेड टू लिव हैप्पी लाइफ। कहीं ना कहीं जब आप कंपनी बिल्ड करते हैं तो आप उसके अंदर बहुत सारा हार्ड वर्क डालते हैं और आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको पे बैक करे और आप एक स्मूथ एग्जिट ले पाए। पर जब कोई सीईओ लेवल का, मतलब टॉप मैनेजमेंट के लोग जाते हैं तो कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है और जो कंपनी जिस दिशा में काम कर रही होती उसमें कुछ चेंजेस तो आते ही आते हैं। हालांकि इससे पहले पेटीएम में भी 2020 में जो उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने भी एग्जिट किया था ऐसे ही। और अभी भी पेटीएम सर्वाइव कर रही है, तो मुझे लगता है कि मोबीक्विक भी सर्वाइव करेगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पीसी ज्वेलर्स ने सेबी को 7.23 करोड़ रुपए दिए हैं। मामला ये निकल के सामने आता है कि पीसी ज्वेलर्स ने कुछ लोन लिया था जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। और डिफ़ॉल्ट करने के बाद जब आपकी कंपनी पब्लिक होती तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सेबी के साथ शेयर करनी पड़ती है, बट उन्होंने नहीं किया था और उसकी वजह से उनके ऊपर फाइन लगा था और पेनल्टीज लगी थी। उसी को चलते हुए उनको 7.23 करोड़ रुपए सेबी को देने पड़े। वैसे ऐसा आपको पता हो तो 2023 में भी हुआ था, जब एक रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर भी सेम पेनल्टी लगाई गई थी नॉन डिस्क्लोजर के संबंध में। पर मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा होने पर इन्वेस्टर्स को कंपनी के प्रति कॉशियस हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ धांधली चल रही हो, इसीलिए ये लोग ज़्यादा बता नहीं रहे हो? मुझे कमेंट में बताइए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। शेयर मार्केट से जनवरी में 64,000 करोड़ एफआईआई ने विड्रॉ किए हैं। यार, विड्रॉल का सिलसिला अक्टूबर से चालू हुआ था, जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जो मेजर कारण बताया जा रहा है, पहला कारण वो ये है कि जो रुपीज़ की वैल्यूएशन है वो गिर रही है। और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जो यूएस ने जो बॉन्ड इशू किए उनकी यील्ड अच्छी है। दिसंबर 2024 की बात करें तो उस समय एफआईआईज ने 15,000 करोड़ के करीबन इंडियन मार्केट से निकाले थे। बट जनवरी में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है। और कोविड के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे भी एफआईआईज ने 60,000 करोड़ की इक्विटी सेल की थी। और हमने जल्द ही जो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी नहीं की या फिर हमारे जो इम्पोर्ट कम नहीं किए, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। महाराष्ट्र एआई के लिए बहुत ज़्यादा जाना जा रहा है
वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई 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 आ ही रही है। ये न्यूज़ भी उससे ही रिलेटेड है। अपग्रेड ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कोर्स अनाउंस किया है जिसमें वो 1 मिलियन स्टूडेंट्स को एआई में एक्सपर्ट बनाएंगे। इसके लिए एआई एक्सीलेंस सेंटर लगाए जाएंगे और इसके लिए 2150 करोड़ का महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि जब आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला देते हैं और उससे कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका आउटपुट ज़्यादा आता है। तो अब इंडिया में भी जो एआई एक्सपर्ट है वो बढ़ जाएगी। इससे पहले भी आंध्रा गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग दी थी स्टूडेंट्स को। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। स्टारलिंक का जो नेट है वो आप मोबाइल से भी एक्सेस कर पाएंगे। पहले उसके लिए एक छतरी खरीदनी पड़ती थी जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती थी और उससे जो वाईफाई मिलता था या फिर उससे जो कनेक्शन मिलता था उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस किया जाता था। बट अब डायरेक्टली वही चीज़ मोबाइल से हो पाएगी, मतलब आपको छतरी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब कहीं डेड जोन नहीं होगा जहाँ पर सिग्नल नहीं मिलेंगे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी यूएसए में टेस्ट की जा रही है। वहाँ पर टी मोबाइल करके एक सिम कार्ड कंपनी है, उसके साथ स्टारलिंक ने एक टाइप किया है कि टी लिंक में हम लोग डायरेक्टली सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे वॉइस ओवर कॉल और डेटा भी मिल जाएगा और डेड जोन भी नहीं आएगा। टी मोबाइल के जो एक्सपेंसेस होते हैं टावर लगाने के लिए वो भी कम हो जाएंगे। मतलब विन विन डील है, कस्टमर्स के लिए भी, कंपनी के लिए भी और स्टारलिंक के लिए। अगली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। टिकटॉक इंडिया से बैन हो गया, बट जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था ना तो उस टाइम पे मैं सोचता हूँ कि उतना स्मार्ट मूव नहीं लिया था जैसा यूएस ले रहा है। यूएस ने क्या बोला, या तो आप पूरे बैन हो जाओ या फिर अपनी जो यूएस की एंटिटी है उसको किसी को सेल कर दो यूएस वाले को। उसकी होड़ में मिस्टर बीस्ट लग गए, उसकी होड़ में एलन मस्क भी खरीदना चाहते, उसकी होड़ में अभी न्यूज़ आ रही है कि ओरेकल वाले भी टिकटॉक को खरीदना चाहते। क्या पता आगे जाके फेसबुक वाले खरीदना चाहे, क्या पता आगे जाके गूगल वाले खरीदना चाहे। ये एक चीज़ बताता कि यूएस किसी और कंपनी की ग्रोथ नहीं देख सकता जो उसकी नेटिव नहीं है और उसको कैसे न कैसे सेल करवाने पर लगा रहता है। तो अब सब लोग इसकी रेस में लग गए, माइक्रोसॉफ्ट भी, ओरेकल भी, एलन मस्क भी, और पता नहीं बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है। क्या होगा अगर ये किसी यूएस की एंटिटी के पास चली जाए? क्या इंडिया में इसका बैन हट जाएगा? क्या इंडिया में टिकटॉक वापस आ जाएगा? सोचने वाली बात है। और जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बना रहे थे, क्या उनके लिए नई पॉलिसीज़ लागू होगी? क्या उनको अपने कंटेंट क्रिएशन में बदलाव करना होगा? क्या होगा आखिर में? अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ भी ओरेकल की होने वाली है। ओरेकल ने एक सेल्स एजेंट लॉन्च किया है, जो सेल्स एजेंट एआई होगा, जो सेल्स की डील को क्लोज कर पाएगा और सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी भी परफॉर्म कर पाएगा। ओरेकल इतनी बड़ी कंपनी है और उसके इतने ज़्यादा क्लाइंट है वर्ल्ड वाइड कि मुझे लगता है कि इसका एडॉप्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। इस प्रोग्राम का नाम इन्होंने फ्यूजन क्लाउड सेल्स रखा है। अब बेसिकली जो भी चीज़ें सेल की जाती है कस्टमर को, उसका बिहेवियर, उसमें जब कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है तो वो इतना इंसाइट्स नहीं देख सकता। वहीं पर एआई उनको मदद करेगा अच्छे से सेल करने के लिए, और जो टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं उन सबको ऑटोमेशन भी देगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सेल्स फोर्स कंपनी है वो भी ऐसे ही कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर्स बनाती है, तो वो भी इस रेस में एंटर होने वाली है और जल्द ही अपना एक एआई सेल्स एजेंट लेके आने वाली है। मतलब सेल्स एजेंट का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। 11 लैब्स ने $250 मिलियन की $250 मिलियन का फंड रेस किया है और अब उनकी वैल्यूएशन $3.3 बिलियन हो चुकी है। 11 लैब एक ऐसी कंपनी है जो वॉइस मॉड्यूल पर काम करती है, जो एआई के थ्रू वॉइस बनती है ना उसके ऊपर। तो अगर आपको अपनी वॉइस क्लोनिंग करवानी है कि मतलब जैसा आप बोल रहे वैसा ही वो बोल सके, तो आप 11 लैब्स को यूज़ करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। और इनकी जो नए मॉडल निकल के आए वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है और उसमें इतना ज़्यादा आप पकड़ भी नहीं पाते हैं कि यार ये पर्सन सेम है या फिर ये पर्सन की वॉइस की क्लोनिंग है। जब भी किसी सेक्टर में डिमांड आती है तभी जाके वहाँ पर फंड रेस हो सकता है। तो जो ये फंड रेस हुआ है इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जून 2023 में इन्होंने $19 मिलियन रेस किए थे मार्केट से, और जनवरी 2024 में इन्होंने $80 मिलियन मार्केट से रेस किए थे। मेरा मानना ये है कि इसमें अगर मेटा यानी कि फेसबुक या फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट भी आएंगे ना तो इस रेस को वो नेक्स्ट लेवल ले जा पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो डेटा है ना वो ह्यूज डेटाबेस है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। अमेरिका में $100 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसमें वो जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो सोलर पावर से चलेगा। इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कर दिया है, और ऐसे ही जो गूगल के जो डेटा सेंटर है वो भी सोलर पावर पर चल रहे हैं, और उसके अलावा जो मेटा है, मतलब जो भी कंपनी वहाँ पर काम कर रही है ना, उनको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाया जा रहा है ताकि इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम वातावरण को नुकसान ना पहुँचा दें। ये जो स्टारगेट का प्रोजेक्ट है इसमें मेटा की न्यूज़ सामने आ रही है और मेटा ने इसमें $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं।
कहीं ना कहीं एआई उनको भी चाहिए, क्योंकि जो उनका मेटा एआई है वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया। और अगर सब लोग मिल के काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओपन एआई हो गया, मेटा हो गया, टेस्ला हो गया, अगर ये सब एक एआई पे काम करें तो मैं सोचता हूँ कि जो एआई की ग्रोथ है ना वो नेक्स्ट लेवल अचीव की जा सकती है। और ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने बताया है कि जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 100 बिलियन आएंगे, बट ये आंकड़ा 500 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। इसमें ओपन एआई, ओरेकल, सॉफ्टबैंक और एमजीएक्स सब पार्टनर मिलकर काम करेंगे। मतलब एक इंसेन लेवल का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। गूगल ने भी 2023 में 50 बिलियन डॉलर्स एआई में इन्वेस्ट किए थे। बट सोचो अगर यूएस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो लोग इतना एडवांस जाएंगे, हैवी जाएंगे एआई में, तो फिर अदर कंट्रीज़ का क्या होगा। और जब भी अगर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट आता है तो वो कंपनी तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे एआई में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होंगे, चिप्स यूज़ होंगी, तो चिप्स रिलेटेड जो कंपनी है जैसे एनवीडिया हो गई, एएमडी हो गई, राइजन हो गई, ये भी तो बढ़ेंगे। जैसे टिकटॉक बैन की न्यूज़ आई यूएसए में, वहाँ पर जो फ़ोन है वो 40 लाख तक बिकने लगे, जिसमें प्री इंस्टॉल टिकटॉक आ रहा था। मतलब 40 लाख यूनिट तक सेल होने लगे, और पर फ़ोन की प्राइस 50,000 रुपये थी। मतलब कोई कंपनी फ़ोन बना रही होगी और उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, हाँ तो उस पर तो बैन नहीं लगाया जा सकता है ना। और कोई ना कोई वेज तो होते हैं जिससे आप अभी भी टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में भी लोग वीपीएन यूज़ करके कैपकट यूज़ कर ही रहे हैं, बट टिकटॉक का उतना बोलबाला नहीं है, मतलब ऑडियंस ही नहीं मिलती तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। अभी अभी न्यूज़ सामने आई है कि बिल गेट्स ने डोज कॉइन को बैक किया है। उनका मानना है कि ये एलन मस्क का जो विजन है डोज कॉइन को लेकर, ये सही हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स अगर उसको बैक कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। जब कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है ना, वो भी इस टाइप के लोगों से, तो जो कॉइन की वैल्यू है ना वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप ही सोचिए। वैसे तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने बोला था कि वो क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने आते ही सीबीडीसी को बैन कर दिया। सीबीडीसी मतलब क्रिप्टो बैंक डिजिटल करेंसीज। हाँ, पर उन्होंने ये कहा है कि लोग स्टेबल कॉइन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यूएस डॉलर है उसको सपोर्ट करता है। जैसे अपना डिजिटल कॉइन निकला है ना रुपीज़ का, वैसा ही वहाँ का स्टेबल कॉइन है जो डॉलर का इक्विवेलेंट है। पर कितने लोग इसको एक्नोलेज करते हैं। मतलब उन्होंने बैन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से वो चीज़ हट चुकी है, कोई ना कोई तो उसमें इन्वेस्ट कर ही रहा होगा। और सब लोग नहीं चाहते ना कि मनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, कि आप कुछ भी करें और आपका पैसा चला जाए। क्लियरली यूएस जैसी इकोनॉमी में भी जो क्रिप्टो है वो कहीं ना कहीं मेजर डिस्ट्रप्शन तो लेकर आ रहा है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। गोल्ड के प्राइस आसमान छू रहे हैं और 83,000 को क्रॉस कर चुके हैं। जब भी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इनस्टेबिलिटी आती है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। एक तरफ करेंसीज गिर रही है, दूसरी तरफ क्रिप्टो को बैक कर रहे हो, क्रिप्टो बढ़ रहा है, तीसरी तरफ गोल्ड भी बढ़ रहा है। ये दुनिया किस ओर जा रही है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जो 100 मिलियन प्लाज्मा 18 मिनट तक सस्टेन किया है। मतलब प्लाज्मा टेक्नोलॉजी से बनाया गया और 18 मिनट तक उसने रोशनी दी है बराबर। ये चाइना किस ओर जा रहा है। सोचो उनके पास खुद का अगर सन भी हो जाएगा तो क्या उनको ज़रूरत पड़ेगी क्रूड ऑयल की और इनकी, क्योंकि वो ऑलरेडी ईवी इंडस्ट्री में आगे है। और चाइना खाली एक ही चीज़ से पीछे रह रहा है अभी, कि उनको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी सब चीज़ें तो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, और वो भी हट गया ना, तो आप ही सोचिए कि चाइना किस लेवल पर ग्रो कर पाएगा। इससे पहले भी इन्होंने सेम टेक्नोलॉजी ट्राई की थी और उस टाइम पे ये 403 सेकेंड तक सस्टेन किया था। वैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ही है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है चाइना में, ये एआई की बदौलत है। मतलब वहाँ जो एआई का विकास हो रहा है या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसकी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे, जो आप और हम लोगों से जुड़ी हुई है। आप और हम लोग घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को सीमेंट लेना पड़ता है, और सीमेंट के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। तो इसको लेकर नितिन गडकरी ने कंपनीज़ को बोला है, जेएसडब्ल्यू और अदर सीमेंट कंपनीज़ को, कि कहीं ना कहीं आप इसमें कार्टेल कर रहे हैं और इसका प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं। कि वैसे तो जो सीमेंट है वो पोटैटो से भी सस्ता होना चाहिए, बट इसका उल्टा ही हो रहा है। और जैसे ही आरोप लगा जेएसडब्ल्यू से, पार्थ जिंदल ने बोला ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। जब सीमेंट महंगा होता है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर घर महंगे हो जाते हैं, और घर वैसे भी लोग एफर्ड नहीं कर पा रहे और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा। 2012 में भी सिमिलर केस रजिस्टर हुआ था, जहाँ पर सीसीआई ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और जो भी उसमें कल्प्रिट पाया गया था उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई थी। तो क्या ये फिर से हो सकता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ये न्यूज़ मेटा की, और मेटा एआई फील्ड में डोमिनेट करने के लिए तैयार है, और वो इसके लिए प्लान कर रहा है कि वो 2025 में 1.3 मिलियन जीपीयू खरीदेगा। यार जीपीयू तो खरीदेगा तो इसका तो फायदा होगा, बट जो जीपीयू कंपनी है उसका कितना फायदा होगा। अब इसके लिए इनको $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा,
और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इससे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट डाला था जो 80 बिलियन डॉलर्स का था, और उन्होंने भी जीपीयू खरीदे थे। मतलब जो एआई की रेस है ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है फ्यूचर में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। हम सब सोचते हैं कि हम इमॉर्टल हो जाए, बट हो नहीं पाते। इसको लेकर सैम ऑल्टमैन की कंपनी रेट्रो बायोसाइंस $1 बिलियन मार्केट से रेस करने वाली है। और ये $1 बिलियन से वो इस चीज़ के लिए यूज़ होगा कि कैसे ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है उसको 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले सैम ऑल्टमैन ने $180 मिलियन इस कंपनी में डाले थे, और अब ये मार्केट से भी पैसा उठा रहे हैं। तो क्या सैम ऑल्टमैन जैसे ओपन एआई में रिवॉल्यूशन लेके आ पाए थे, क्या इनके रेट्रो बायोसाइंस कंपनी में भी वैसा ही रिवॉल्यूशन आएगा, या फिर इस कंपनी की वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी? क्या वाकई में ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे जिससे ह्यूमन की लाइफ स्पैन है वो 10 साल तक बढ़ जाए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन and consider subscribing to my channel.